अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी जनाब बहराज मियाँ वाली से हाज़िर है। नाजरीन, आज हम यहाँ पे आए सैलाबी सूरत हाल को देखने के लिए। जनाब बहराज जिसकी बुनियाद हज़रत कायद आज़म ने 1947 में रखी थी और ये बहराज इंतहाई अहम है। मियाँ वाली को ये एज़ाज़ हासिल है कि दो बड़े बहराज जो हैं वो इस ज़िला में वाक़ हैं, जनाब बहराज और उसके बाद चश्मा बहराज। जनाब बहराज इसके आगे अगर इसके साथ इस बराज के साथ ही देखें तो आपको काला बाग का वो शानदार पुल नज़र आएगा, जहाँ से दरिया सिंध, दरिया काबल और दरिया स्वां मुश्तरका तौर पे गुज़रते हैं। और फिर जब सैलाबी सूरत हाल होती है तो ये जनाब बहराज जो है यहाँ पे कैपेसिटी है 9,50,000 क्यूसेक पानी गुजारने की। 2010 में जब शदीद तरीन सैलाब आया और यहाँ पे ख़तरा पैदा हो गया था कालाबाग की गिरदोनवा की आबादियों को और मियाँ वाली को कि वसी पैमाने पे जानी और माली नुकसान हो सकता है, उस वक़्त 2010 में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे वो मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, जो ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत तेज़ी से अहकामात दिए, बेहतर हिकमत अमली से मियाँ वाली और इस इलाके को तबाही से बचाया गया था। आज क्या सूरत हाल है? जो साथ में सुल्तान खैल, मल्ला खैल, गुला खैल पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे सैलाबी नालों की क्या पोजीशन है, क्या नुकसान हुआ, ये सारी सूरत हाल हम देखेंगे। और यहाँ पे काला बाग जो नज़दीकी शहर है वहाँ के क्या सूरत हाल है सब आपको बयान करेंगे। आइए नाजरीन मेरे साथ चलिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो यहाँ के हैं इस जनाब बहराज के, इम्तियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, ये अब पाकिस्तान के साथ साथ ज़िला मियाँ वाली का ये एज़ाज़ है कि दो बड़े बहराज जो हैं वो मियाँ वाली में हैं, एक चश्मा बहराज और ये जनाब बहराज। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी अहमियत कितनी है, अफादियत कितनी है? जी, इसकी कैपेसिटी है 9.5 लाख क्यूसेक। और अगर इसका पीछे से हम ब्रीचिंग सेक्शन एक इसके राइट साइड पे है वो ऑपरेट करें तो तकरीबन 11 लाख क्यूसेक इसमें से पानी बहुत सेफली गुजर जाता है। उसके बाद इसकी ये अफादियत इसकी ये है कि जी इसको बनाया गया था, ये बेसिकली एक केनाल इधर से निकलती है, थल केनाल, उसको इरीगेट करने के लिए ना नीचे डाउन स्ट्रीम पे लिया, भक्कर, खुशाब इन इलाकों को सैराब करने के लिए तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक 2.5 लाख एकड़ इससे सैराब होते हैं। 7,000 9,000 इसकी कैपेसिटी है थल केनाल की। एक और इम्तियाज़ साहब, हमने देखा कि 2010 में यहाँ पे शदीद सैलाब आया था। जो हमारे वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो वो इधर आए थे। उस वक़्त क्या सूरत हाल? उस वक़्त यहाँ पे पानी 10 लाख से ज़्यादा हो गया था, तो काफ़ी ख़तरा था इस जगह को, लेकिन फिर इसका ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट किया गया था जो इसके राइट साइड पे है। उस वजह से यहाँ पे सेफली सारा का सारा पानी जो है वो पास आउट हो गया था, कोई मसला नहीं बना था यानी कि। अच्छा, अगर ये बैराज ना होता तो वो पानी फिर फैल जाता, जानी माली नुकसान होता? जी, उसका सिनेरियो काफ़ी मुख्तलिफ होना था फिर इस सिलसिले में। अगर ये बैराज ना होता तो वाकई वो पानी ने फैलना था। अभी इस तरह से होता है कि जो भी पानी आता है वो कुछ देर के लिए इसके अप स्ट्रीम पे जो है उसको ब्रेक लगती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जाता है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अप स्ट्रीम पे जो इलाके हैं वो काफ़ी सेफ़ हो गए हैं इससे। और सैलाब के सिलसिले में तो ये खैर जो भी मदद कर सकता है वो कर रहा है, अपनी फंक्शन पूरा कर रहा है। ज़्यादा बेसिक इसका है ये कि हम इससे 2.5 लाख एकड़ जो है वो सैराब कर इरिगेशन का है। लेकिन एक और है इम्तियाज़ साहब, हमने इस सारे पार्ट को देखा जब हम कालाबाग जाते हैं, कालाबाग से ऊपर मखड की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे दरिया समूथ हो जाता है और 3 दरियाओं का वो इकट्ठा आना है। दरिया काबल उसमें है, दरिया स्वां उसमें है, तो वो ज़रा ऊंचाई पे है तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो ये पुल इस लिहाज से सेफ़ है कि साइडों को बहुत कवर करता है। जी बिल्कुल सेफ़ है ये पुल, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो पानी वहाँ पे स्मूथ हो जाता है, इसका असर वहाँ तक नहीं जाता है। फिर जो यहाँ पे पॉन्डिंग हम करते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 या 4 दरिया, बल्कि इससे भी छोटे छोटे दरिया जो आके मिलते हैं इसमें, उन सब का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। एक दरिया सवां जैसे आपने बताया है,
اس کے بعد دریائے کابل بھی ہے پیچھے، اس کے پیچھے چلے جائیں تو دریائے سوات بھی ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بے شمار نالے ہیں اس میں آنے والے نالے ہیں وہ بھی اس میں. اچھا جی، یہ ٹیکنیکلی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کتنے حصوں میں یہ جناب بیراج تقسیم ہے؟ یہ بیسیکلی دو حصوں میں ہے. ایک اس کا یہ انڈر سلوس ہم کہتے ہیں، یہ جو لیفٹ موسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک اسی طرح کا انڈر سلوس اس کے پرلی رائٹ سائڈ پر بھی ہے. یہ بیسیکلی ہوتا ہے نہروں کو اپنا فیڈ کرنے کے لیے. ڈیوائیڈ وال ہوتی ہے یہ آپ کو جیسے سامنے نظر آ رہی ہے، اسی طرح کی ایک پرلی سائڈ پر بھی ہے. درمیان والا حصہ جو ہے اس کو ویئر کہتے ہیں، مین ویئر ہے وہ. تو زیادہ تر پانی مین ویئر میں سے پاس ہوتا ہے. یہ ہم صرف فلڈ کے دنوں میں کھولتے ہیں، باقی کے انڈر سلوسز جو ہوتے ہیں. اس کی ریپیئرنگ اور اس کا خاص طور پہ جو ہے مینٹیننس بڑی ضروری ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ جی وہ سارا سال ہم کرتے رہتے ہیں اس کی ریپیئرنگ، اس کا پینٹ ہم کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جب کلوئر آتا ہے کینالز کا تو اس وقت اس میں پانی بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کے اندر جا کے بھی دیکھتے ہیں کوئی چیز اس میں ڈیمیج ہوئی ہو، اس کو ہم ریپیئر کرواتے ہیں. اس کے گیٹ سارے تھورولی ہم چیک کرتے رہتے ہیں، کوئی ان میں پرابلم آ جائے ہم اس کو فوری ٹھیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ایک ہوتا ہے یہ ایپاکسی پینٹ ہوتا ہے گیٹوں کے جہاں پہ پانی ٹچ کرتا ہے، وہ اسپیشل قسم کا پینٹ ہوتا ہے. وہ ہر 2 یا 3 سال کے بعد ہم کرواتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کروایا ہے، اس میں ایشو کوئی نہیں ہے. اس کے آئلنگ گریسنگ وغیرہ اس کی ریگولر بیسس پہ ہم کرواتے ہیں. اس میں امتیاز صاحب خاص طور پہ جو مٹیریل لگتا ہے، کیونکہ پانی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ کئی لاکھ کیوسک پانی ٹکراتا ہے، تو اس کا وہ مٹیریل جو ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے. جی بالکل ہارڈ ہوتا ہے. اس میں نے بتایا نا مثلا یہ ایپاکسی پینٹ ہے، یہ ایک اسپیشل ٹائپ آف پینٹ ہے. یہ عام گھروں وغیرہ میں یا عام اسٹرکچرز پہ نہیں کرتے، صرف اسی پہ ہم کرتے ہیں جہاں پہ پانی کو ریٹین کرنا ہوتا ہے اس اسٹرکچر میں. باقی اس میں جو کنکریٹ ہے وہ تو اسٹرکچرلی بنایا گیا نا جی، وہ تو کافی مضبوط ہے. اس کے علاوہ اس میں شیٹ پائلز لگی ہوئی ہیں، بہت زیادہ پانی اس کے ڈیپ نہیں جاتا ہے، سکاور نہیں کرتا ہے. یعنی کہ میرے ساتھ موجود ہیں سب انجینئر سرفراز صاحب. سرفراز صاحب، یہ بیراج کب تعمیر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ بیراج قیام پاکستان سے پہلے 1943 میں سٹارٹ ہوا اس کی کنسٹرکشن، اور تقریباً 46 اور 47 کے درمیان یہ کمپلیٹ ہو کے آپریشنل ہو گیا تھا. یہ بیراج اس کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے تقریباً 9.5 لاکھ کیوسکس ہے، اور جو آج تک جو سب سے بڑا فلڈ اس پہ سے گزرا ہے وہ تقریباً 11 لاکھ اس نے بیراج سے پانی پاس ہوا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 میں سر، 2010 میں 11 لاکھ جو سب سے بڑا بیراج کا ریکارڈ ہے وہ 2010 میں 11 لاکھ کیوسک تھا. اچھا سر، اس کی جو سیلینٹ فیچرز ہے اس میں اس کے ٹوٹل 56 گیٹس ہیں جو تقریباً تمام جو ہیں وہ 60 فٹ چوڑائی کے ہیں. اس طرح اس کی ٹوٹل جو لمبائی بن جاتی ہے وہ تقریباً 3781 فٹ بن جاتی ہے. تو اپ سٹریم کا جو اس کا لیول ہے وہ 696 ہے جو ہائیسٹ فلڈ ہوا تھا، اور جو ڈاؤن سٹریم کا تھا وہ 693 تھا 2010 میں. سر یہ اس کے مین فیچرز ہیں. اچھا، اس کی یہ جو تفصیلات لکھی ہوئی ہیں باقی آر ایل اور یہ اس سے کیا مراد ہے؟ سر یہ بیسیکلی آر ایل سے مراد ہوتا ہے ریڈیوس لیول، یعنی سطح سمندر سے کسی جگہ کی ہائٹ. کراچی سطح سمندر جو ہے اس کو ہم 0 کنسیڈر کرتے ہیں، اس سے پورے پاکستان کے جو لیول ہیں وہ اس طرح پلس میں جاتے ہیں. یعنی یہ اب جدھر آپ کھڑے ہیں تو یہ تقریباً 706 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سطح سمندر سے ہم 706 فٹ بلند ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. سرفراز مجھے ایک اور بتائیے گا، یہ آپ نے لکھا ہو تھل کینال، یہاں سے آپ نے بیسیکلی علاقے کو سیراب کرنے کے لیے کچھ نہریں نکالی ہوئی ہیں؟ سر یہاں سے اس بیراج سے سر لیفٹ سائڈ سے ایک ہی نہر نکلتی ہے جس کو ہم تھل کینال کہتے ہیں. اس کی کیپیسٹی جو وہ 9000 کیوسکس ہے، اور یہ تقریباً 5 اضلاع جو ہیں ان کو سیراب کرتی ہے. جی اس میں سب سے پہلے میاں والی آتا ہے، پھر اس کے بعد سر خوشاب آتا ہے، پھر بکھر آتا ہے، پھر لیا ہے، اور اینڈ میں تقریباً سر یہ کوٹدو تک اس کی ٹیلز کا پانی جاتا ہے. جی ناظرین، اس وقت کمر مشانی کے قریب جو ہے ایک علاقہ ہے میر شاہ والی، اور یہ آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی. مکانات گرے، یہاں پہ لوگ جو ہے ان کو نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، ان کے جو مال مویشی تھے ان کا نقصان ہوا. اور اس کی وجہ تھی کہ جو پہاڑوں سے علاقہ آتا ہے، گلا خیل مکڑوال سائڈ سے، کے پی کے سائڈ سے، اور اس کو نالا بڑوچ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ نقصانات ہوئے. کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کروں گا. اور اگر آپ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی کہ یہ علاقہ جو ہے بارش کے دنوں میں پانی کہاں سے آیا، کس طرح آیا؟ سر یہ کے پی کے پہاڑوں سے پانی آتا ہے، جیسے ہی وہاں پہ بارش ہوتی ہے پانی یہاں تک آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مضبوط نہیں کیا گیا. پیچھے سے پانی تو آ جاتا ہے، لیکن جب ہمارے دیہاتوں کے قریب پانی پہنچتا ہے تو یہ یہاں پہ کھل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کثیر گنجان آبادی والے علاقے ہیں، یہاں پہ زیادہ لوگ زیادہ تعداد میں رہتے ہیں.
तो गुजारिश यही है कि इसको मुस्तकिल किया जाए, इसको अपने रूट पे डाल दिया जाए ताकि ये नुकसान ना हो। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ सर, 8-10 साल से ये नुकसान हमारा हो रहा है। इसलिए आप अब आए हैं तो आपके वसीले से गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए। क्या हल निकल सकता है? इसको अगर बहते पानी में, दरिया में जिस तरह और नाले हैं उन्हें डाल दिया गया है तो उनकी वजह से फिर जो है ये नुकसान नहीं करेगा। इसे पानी में अगर बहते पानी में डाल दिया जाए, यहाँ से दरिया सिंध करीब है, दरिया सिंध में अगर इसे डाल दिया जाए तो ये नुकसान नहीं होगा। ये जो 5-7 मौजाजात मुकम्मल हर साल तबाह हो जाते हैं, ये तबाही से बच सकते हैं। वो मौजाजात कौन कौन से हैं? ये मेर शवाली है, साथ में जनती वाला है, समंद वाला, चक सरकार, तरग शर्की है, वासू वाला, बलोची खैल बांडा और छीना पोड़ा तक, ये सब जो है 12-13 किलोमीटर का एरिया बनता है, ये सब ज़ेर आब है। 1 एकड़ भी खुश्क नहीं है यहाँ पे। नाज़रीन, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को देखें, मजदूर कश लोग हैं, ये मजदूर पेशा लोग हैं। और उसके साथ साथ मैं देखूं कि ये जो लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, और ये कि इनके पास खेती बाड़ी का काम है, और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते हैं, और साथ साथ अपने वो जो उनकी रोज़गार का ज़रिया है वो माल मवेशी है, और उनको वो माल मवेशी को जो है वो पाल के तो अपना देगा। अभी आपको नाजरीन मेरा कैमरा ये दिखाएगा कि ये इसी तरह के एक मेहनत कश का घर था, जिसके अंदर जो है वो पानी जब पूरी तेज़ी के साथ आया, स्पीड के साथ आया, तो उसने यहाँ पे इस पूरे घर को जो है वो तबाह करके रख दिया। ये मिट्टी के बड़े बड़े जो हैं अंबार अंदर चले गए, दीवारें टूट गईं, और इसकी छतों को भी नुकसान पहुँचा, और इसके जो बुनियादें थी वो जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। आपके ये मकान जो हैं ये गिर गए, ये कहाँ से पानी आया, कैसे गिरे, और अब आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? सर असल में ये पहाड़ी पानी है। ये तकरीबन वैसे तो अरसे कदीम से आ रहा है, लेकिन ये अभी 10 साल से ना पानी का रुख हमारी तरफ हो गया ना, तो तकरीबन 10 साल से लगातार यानी कि यहाँ पे किसी न किसी आबादी को ना वो आगे ले लेता है। ठीक है, उसके बाद सर ये जो है ना तकरीबन बकरा ईद से लेके तकरीबन 1 माह तक जो है लगातार पानी बहता रहा है। ठीक है, उसमें उसने ये हमारी पूरी जॉइंट फैमिली थी यहाँ पे, तकरीबन 5-6 भाई यहाँ पे थे। ठीक है, चाचू हैं, हमारे अंकल हैं, तकरीबन 20-25 साल 30 साल उसने बाहर गुजारा है। तो उसकी सारी मेहनत, सारी जमा पूंजी, वो सारी सत्यानाश हो गई सर। आपके सामने भी जो हाल आप देख रहे हैं। ज़हीर अब्बास, ये बताओ कि फिर आपकी वो मदद, आपके अवामी नुमाइंदे? ये चंद एक NGOs आई हैं, तो उन्होंने सर कुछ आके ना सामान दिया या कुछ ना कुछ हेल्प की है। उससे हट के सर ये इमरान खान का आबाई हल्का है, लेकिन कुछ भी इमदाद नहीं हुई। किसी किस्म का MLA MPA कोई भी नहीं है सर। तो MPA कौन है आपका? MPA सर हमारा जो है ना वबली खान, अब्दुर्रहमान खान सर। वो उन्होंने भी विजिट नहीं किया? आई नहीं सर। ये इलाके इधर, नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूं कि एक उम्र गुजार दी इन्होंने, फिर अब ये नई ब्रीड आ गई है, ये छोटे बच्चे, अब इनका मुस्तकबिल यहाँ पे जब रिहाइश ही नहीं होगी, स्कूलों की यही हालत है। कैसे हुआ ये सैलाब? पानी कहाँ से किधर आ गया? पानी ये पहाड़ से आता है, कौन से पहाड़ से? KP से, पहाड़ की तरफ से, KP से। क्या हुआ, कुछ बताओ ना। हाँ, ये तो पूरा 1 माह चलता रहा पानी, जिसकी वजह से ना हम बेघर हो गए। फिर आप गुजारा कैसे होता है? आपके पास तो कोई टेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे सवाली रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं, नकल मकानी करने उधर, और तो कोई नहीं। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि ये शख्स बोल नहीं सकता, और ये जो है ना ये अपनी आहोजारी बता रहा है कि ये घर में पानी आ गया, हमारे पास कपड़े, हमारा खाना पीने की चीज़ें, और ये साथ साथ बताता है कि ये जो उसके वो बाहर संदूक और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। नाजरीन इसी जो बोल नहीं सकता ये शख्स, ये उसी के बच्चे हैं, ये इनसे बात करते हैं। आप फिर कैसे खाना वाना किधर से? अभी तो आपकी दुकान भी ख़राब हो गई। अच्छा, और आप वो स्कूल जाते हैं, फीस वगैरह? नहीं।
नाज़रीन फ़ीस नहीं है, ये कहते हैं कि पड़ोसियों से हम आटा वगैरह लेते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं। और इस फैमिली को अगर मदद की ज़रूरत है, अवामी नुमाइंदों को यहाँ पे आना चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे। ये ज़िला मियांवाली की तहसील ईसा खेल है, और ईसा खेल के करीब एक बहुत बड़ा टाउन है कमर मुशानी का। कमर मुशानी से हम आए इधर मेर शाह वाली में, और ये मेर शाह वाली में घर है एक किनका घर है ये मुश्ताक शाह दा। ये मुश्ताक शाह का घर है। और यहाँ पे ये बच्चे, इनको मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत भी करेगी, वफाक भी करेगा यकीनन इन बच्चों की मदद के लिए। जिस तरह पूरी हुकूमत सरगर्म अमल है, अवामी नुमाइंदों को भी यहाँ पे आना होगा। नाजरीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ज़िला मियांवाली की तहसील ईसा खेल है, और ईसा खेल से चंद किलोमीटर आप बाहर निकलें ईसा खेल से तो मिठा मोड़ आएगा। मिठा मोड़ से फिर कोई तकरीबन 5-6 किलोमीटर आके अवाना वाला एक गांव है। ये अवानों वाले गांव में वकूआ पेश आया, और ये पस मंज़र में उन बच्चियों का घर है। और फिर हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चियों के वालिद से भी मुलाकात करें। यहाँ पे ये घर के करीब ही जब पानी आया, और वो नाला तेज़ी से जिसमें पानी जो है तुग़यानी वाला ऊपर मला ख़ैल के पहाड़ों से पानी बहुत तेज़ी के साथ आया। इस आबादी के ज़्यादातर बच्चे, औरतें उस नाले के देखने के लिए नीचे उतरते थे, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वह नाले से पानी भी भरा होगा। तो ये बच्चियां भी नीचे गईं, और बदकिस्मती से तीनों बच्चियां डूब गईं। और क्यों डूबीं, किस तरह बकुआ पेश आया, आगे चलते हैं उनके वालिद से वहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं नाले की तरफ। तारिक खान मेरे साथ है, ये मकामी सहाफ़ी है, और यहाँ पे इस नाले में एक ही वक्त में 3 बहनें जो हैं वो बह गई थी, और इस तरह लुक़्मा अजल बनी। आपने वो ख़बर दी थी तारिक, ये कैसे वाक़या हुआ, ये क्या है, इस नाले की क्या कहानी है? ये 3 बहनें जब डूब गई थी तो हमें इत्तला आई, काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन इसका नालों का जो है प्रॉपर हल होना चाहिए। अब 1 महीना तकरीबन इनमें पानी बहता रहा। अगर हम इस दरसोला नाली की बात करें या बड़ोच नाली की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की तबाही हुई है। यहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं लोगों की, फसलें भी बहा कर ले गई, कुछ जो है वो लोगों की डेथ भी हुई है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इनका प्रॉपर हल निकालना चाहिए, इन नालों को बंद करना चाहिए, या जो इनका अपना रुख है अपने रुख की तरफ मोड़ना चाहिए, ताकि मज़ीद जो है वो नुकसान से बचाया जा सके। अजीज साहब, कैसे उस दिन 21 तारीख को बारिशें हो रही थी जी, यहाँ? बारिशें हो रही थी, वो आई इधर देखने के लिए, तो एक बच्ची का पैर स्लिप हो, पकड़ते पकड़ते तीनों गई। एक बच्ची जब गिरी तो दूसरी बहन ने उसको पकड़ने की जी हाँ, तो वो तीसरी फिर पकड़ते पकड़ते तीनों गई। तो फिर आगे पानी में जब बह गई तो फिर कैसे मिली, कैसे? ये रोड नहीं है जो आ रहा था तुम लोगों, ये दो पुल के रोड के नीचे गुजर गई थी, तो एक पहले पकड़ी गई थी, और एक जिंदा थी, 2 फौत हो गई थी। और वो जो जिंदा थी वो बच गई फिर? नहीं, वो रास्ते में फिर फौत हो गई। अस्पताल लेने जा रहे थे, रास्ते में फौत हो गई। तो हाजी साहब, इनकी कितनी उम्र थी? एक की 14 साल थी, एक की 19 साल, एक की 22 साल थी। फिर कोई आपके पास आया, कोई मदद आपकी हुई? कोई मदद मिली है जी हाँ। कौन आए थे आपके पास? इधर ये पुलिस वाले आए थे, ये भी कोई वीडियो वाले आए थे, और एसपी है ना, तो उसने इंतज़ामिया आई थी। हाँ। तो ये जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं जिन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, जीता, उनमें से कोई नहीं है उनके, आप खुद नहीं है, उन्होंने नीचे वाले बंदे भेजे थे फैती के लिए, फैता खानी के लिए, नहीं है। देखो हाजी साहब, हर एक का मौत का वक्त मुकर्रर है। अब आप चाहते क्या हैं, कैसे ये मदद आपकी हो सकती है? और बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा। बेटा छोटा है बड़ा? बड़ा है, फौज में मुलाजिम है। 2 बच्चियां और हैं। ये सब रब की तरफ से। जी हाँ, अल्लाह की मर्जी है।
آپ کے بچے تو حاجی صاحب چلے گئے, اب اس نالے نے تو ہر سال جب بھی بارش ہوتی جی ہے ہاں درسولہ تو بہتا رہے گا, اس کا کیا کیا جائے تاکہ یہ پھر دوبارہ یہ ایسا بند ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو. یہ ادھر جدھر نکلتا ہے نا ادھر 40-50 فٹ کی جگہ اگر بند کرے پھر پانی اس نالے میں نہیں آئے گا. پیچھے ایک نالا ہے پھر اس میں جاتا ہے سیدھا, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. ناظرین میں مزید بات حاجی صاحب سے کیا کروں. ایک باپ جس کی 3 بیٹیاں تیز پانی بہا کے لے گیا اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی. کون ذمہ دار ہے؟ کس کے ہاتھوں پہ لہو تلاش کرے یہ حاجی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عوامی نمائندے جو چند ووٹوں کی خاطر ہر جگہ بھاگتے ہیں, لیکن جب اس طرح کا وقوع ہوتا ہے تو وہ دکھ میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ آج حاجی عزیز کی بیٹیاں 3 بیٹیاں ایک ہی وقت میں لقمہ اجل بن گئیں. وہ تو واپس نہیں آئیں گی, لیکن جب بھی بارش ہوگی درسولہ تو بہتا رہے گا, اس میں تو اسی طرح پانی آئے گا اور اس میں پھر کسی بچی کی موت ہو سکتی ہے, کسی بچے کی موت ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ درسولہ نالا تیزی سے بہتا ہوا باڑیوں کو لے جاتا ہے دریائے سندھ میں, اور پھر دریائے سندھ جو سینکڑوں میل کا سفر کرتے کرتے آگے بڑھتا جاتا ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اقتدار والے لوگوں کے لیے, انتظامیہ کے لیے, کہ وہ اس کا سدباب کرے تاکہ موت کا یہ راستہ جو کسی کی لاغرضی کی وجہ سے, کسی کی جو ہے وہ غلطی کی وجہ سے موت کا باعث بنتا ہے, یہ موت کا کھیل ختم ہو. پاکستان ٹیلی ویژن آواز بلند کرتا ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے. اسلام آباد سے اس دور دراز علاقے میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس درد کو آپ بھی فیل کریں, اور اس کا یہی محاسبہ ہے, یہی اس کا تدارک ہے کہ آپ اپنی اپنی غلطیوں کو سامنے رکھیں اور پھر کسی موت کا باعث بننے والے واقعے کو روکیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اوانا والا عیسیٰ خیل ضلع میاں والے سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.